अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे एनसीईआरटी सीरीज इस चैनल पे यूजुअली डिस्कस कर रहे हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट, एज यू नो दैट के माई सेल्फ फिलहाल बट एंड वर्क एज अ फैकल्टी जोलॉजी। तो यूजुअली हमने यहाँ पे एक सीरीज रखी है, लेकिन आज हमने कुछ डिफरेंट लाया ताकि जो हमारे नीट वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए एक इंस्पायरेशन मिले। अब इंस्पायरेशन क्या है, इसके लिए हमने एक ब्राइट स्टूडेंट जो कि बड़े होनहार स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इस साल नीट 2025 क्वालिफाई किया है, आज हमने यहाँ पे उनको दावत दे दी। तो बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम डायरेक्टली पहले स्टूडेंट के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही, उनका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं और हाउ ही वॉज एबल टू क्वालिफाई द नीट। एंड हम डायरेक्टली स्टूडेंट के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या? मेरा नाम हाजिम रमज़ान है और मैंने इस साल नीट 2025 में 547 मार्क्स स्कोर किया है और एडमिशन जो मिला है वो मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। गुड। अच्छा बेटा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, क्योंकि नीट तो आपने किया क्वालिफाई, तो जाहिर सी बात है कि आप की जो स्कूलिंग वगैरह बहुत ही अच्छी रहेगी, स्टैंडर्ड भी रही होगी। और ख़ासकर अगर आप हम जो है मेन रोल रहा है आपका यहाँ तक पहुँचाने में, वो तो ओब्वियसली अपने फादर का और इनफैक्ट पेरेंट्स का रोल रहता है, टीचर्स एज वेल। तो आप एक तो अपने फादर साहब का नाम बताएं, क्योंकि क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। और ख़ासकर और आपने स्कूलिंग का क्या प्रोसीजर है और कहाँ कहाँ पे आपने ये जो बेसिक स्कूलिंग की है? जी, एक्चुअली मेरे फादर का नाम मोहम्मद रमज़ान वानी है। वो एक रिटायर्ड एम्प्लॉय है और मेरी मदर हफीज़ा बेगम, वो कम्प्लीटली इलिटरेट है और हाउस वाइफ है। तो एक्चुअली वी बिलोंग टू फार ऑफ विलेज फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बडगाम, तहसील बीरवा. But long ago, almost 12 to 13 years ago, मेरे जो पेरेंट्स है they have taken a huge step and they have migrated almost very close to the city. And जो reason रहा है उस migration के पीछे, the reason was completely for the study of our siblings. I have three siblings and all three are my sisters. I have no brother. And जो मेरी तीनों sisters है they are all elder to me. जो स्टेप मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त लिया है माइग्रेशन के लिए फॉर द कॉज ऑफ आवर स्टडीज, शायद वही जो स्टेप है दैट इज द मेन कॉज फॉर माय सिलेक्शन. शायद उस वक्त अगर माइग्रेशन ना किया होता तो, क्योंकि फार ऑफ विलेज में रहने के बाद ये पॉसिबल काफ़ी कम था कि मुझे जो एक्सपोजर मिलता, मुझे कोचिंग मिलती, मुझे सारी जो फैसिलिटीज़ है जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए आज के इस मॉडर्न एरा में. तो दैट हैज़ बीन द रीज़न. अब बात करें स्कूलिंग की, तो मेरी जो स्कूलिंग है फ्रॉम द स्टैंडर्ड फर्स्ट टू द स्टैंडर्ड 10th वो हुई है ब्राइट हॉरिजन हाई सेकेंडरी स्कूल हुमहामा, लोकेटेड इन द हुमहामा. Okay. तो अगर मैं पहले उस जर्नी की बात करूं फॉर द एंटायर 10 years, मेरे जो वहाँ टीचर्स है दे हैव बीन completely much cooperative, they have been much understanding, they were completely genius, they have taught me everything. क्योंकि जब स्टूडेंट फर्स्ट में आता है दैट इज लाइक न्यू बॉर्न बेबी, बिकॉज उस वक्त तो कुछ पता नहीं होता है. एंड सिंस वो जो मेरे प्री फाउंडेशन क्लासेस थी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, बिकॉज तब तक तो हम वही फार ऑफ विलेज में थे. तो फर्स्ट में आते ही जब मैं इस स्कूल में गया, वहाँ की जो फैकल्टी है दे हैव ग्रूम्ड मी वेल. एंड फ्रॉम स्पेशली देन फ्रॉम द 6th to 10th, वो जो कोर्स रहता है फ्रॉम द 6th to 10th वही एक्चुअली एक बेस बनाता है. एंड वी नो, हर कोई कहता है कि फॉर क्वालिफाइंग एन एग्जामिनेशन यू नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो फ्रॉम दैट 6th to 10th वहाँ जो मेरे टीचर्स रहे हैं दे हैव टॉट मी रियली वेल, they have groomed me, they have made me disciplined, they have made me everything, they gave me exposure, they gave me everything I needed till now. And after that 11th 12th जो है वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, बट देयर हैज बीन अ कोचिंग, वहाँ से मैंने पढ़ा है. तो अब अगर 11th 12th की बात करें तो दिस इज द मेन जर्नी जो एक नीट स्टूडेंट को चाहिए. 11th and 12th, these are the two crucial years.
The student needs to be disciplined and everything on. अच्छा बेटा, आपने यहाँ पे बात की फार फ्लंग एरियाज की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि वो माइग्रेशन कर सके। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कोई ऐसा स्टूडेंट होगा वो अगर एफर्ट ना कर पाए माइग्रेशन, उनके लिए क्या सिंपल वे है कि इस नीड को क्रैक करे, और उनके लिए कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो वो फॉलो अप करके इस नीड को क्वालिफाई कर सकते हैं? हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको कहा माइग्रेशन का, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो भी फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, वी कैन से फार ऑफ विलेजेस में रहते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड पॉसिबल फॉर एवरीवन टू माइग्रेट टू दिस सिटी। अब होता क्या है, एंड ये भी बात नहीं है कि जो भी माइग्रेट करता है वो नीट सिलेक्ट करेगा, या जो माइग्रेट नहीं करेगा उसकी नीट की सिलेक्शन नहीं होगी। बट द थिंग इज द डिसिप्लिन, the attitude towards your goal, the discipline towards your goal, that is must. जब भी एक स्टूडेंट डिसिप्लिन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि they lack discipline, and I have seen many and many genius students. They were much genius, they were much beyond the scope of the NEET, but they weren't able to qualify the NEET. And I think my personal opinion is that they have lacked the discipline. They have lacked some attitude, good attitude, not a bad one. They have lacked that good attitude towards the goal. अब जो भी फार ऑफ विलेजेस में रहते हैं, उनकी बात ये है कि अब हर कोई तो माइग्रेट नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनको वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज अवेलेबल है। इवन फार ऑफ विलेजेस में भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स है जो आपका नीट का लेवल का पढ़ाएंगे। दे विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड टू क्वालिफाई द एग्जाम। But what matters is the student needs to be disciplined. He must be disciplined to qualify the exam. वेरी गुड। अच्छा बेटा, आपने अभी 11th एंड 12th की बात की, क्योंकि आपने बताया दिस इज द बेसिक्स फॉर क्वालिफाइंग द नीट। अगर हम इसकी टाइम की बात करेंगे, लाइक कि जैसे ही बच्चा 10th करके 11th में आता है, 12th में आता है, फिर जैसे आपने डिसिप्लिन की बात की, तो इस दौरान कैसे एक स्टूडेंट इस डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, अगर इसकी बात हम करें, और खासकर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि इन 2 साल में आपने अपना जो टाइम है वो कैसे यूटिलाइज किया? देखिए, जब एक स्टूडेंट 10th से 11th में आता है, इट इज अ कंप्लीट न्यू जर्नी। 10th तक जो स्टूडेंट है, ही बिलीव्स इन द रॉट लर्निंग, he believes that he needs to score well in the board examination, and that is enough, that is everything he needs. But once the student, जब वो 11th और 11th में आता है, तो जो सिनेरियो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, स्पेशली फॉर वी नीट स्टूडेंट्स। तो होता क्या है, 10th तक वी बिलीव के क्वेश्चन को याद कर लिया तो हो गया, द चैप्टर इज डन। बट 11th और 12th का सिनेरियो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कम्प्लीटली, वी नीड टू गो टू द डेप्थ फॉर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर। तो जो ही मैं 11th में स्टार्ट में आया, तो बहुत पहले पहले दिक्कत आती है। इट इज़ कम्प्लीटली easy, it is completely understandable for everyone कि हर किसी जो भी स्टूडेंट है, बी इट एवरेज, बी इट गुड वन और बी इट लो वन, कि हर किसी को इश्यूज तो आते हैं। इट इज कॉमन कि जब 11th में पहले पहले स्टूडेंट आता है, ही सीज दोज फिजिक्स चैप्टर्स या केमिस्ट्री चैप्टर्स, बायोलॉजी, एवरीथिंग इज न्यू, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द 12th जो उसने पास तक 10th तक पढ़ा होता है, और 11th में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जो ही मैं पहले 11th में आया, तो पहले पहले के मंथ्स में I felt like it is something different. तो but with the time gradually क्या हुआ कि मुझे चीज़ें समझ आने लगी कि I started to solve the questions. मैंने regular basis पे questions solve किए हैं, especially for the physics and chemistry. ये था कि जब जो ही मैंने physics और chemistry पहले पहले start किया, तो मैंने पहले से ही question practice start की, and it's for real कि मैंने जो question practice काफ़ी ज़्यादा की है। तो 11th और 12th में मैंने questions booklets, be it the modules or be it the any book you are using, तो वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। हर एक चैप्टर के लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो टाइम हर एक दिन जाता गया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो इसी के साथ 11th हुआ। फिर 12th में भी मैंने क्या किया कि मैंने सेम रूटीन को फॉलो किया,
मैंने क्वेश्चंस किए फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड फॉर द particularly when you talk about the biology, many students are there, they go beyond the NCERT. But what happens is कि NEET में be it this year, although this year the NEET was much difficult than the previous years, the trend was changed absolutely of the questions, they were completely different. Even though if I talk about myself कि मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी that was almost of the level of a good level, but हुआ क्या कि जो ही मैंने पेपर में वो जो क्वेश्चंस देखे they were different, but still when we say कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है दैट मैटर्स एंड एब्सोल्युटली वो काम आ जाती है, बी इट दिस ईयर और बी इट द नेक्स्ट ईयर, तो वो आज काम आ जाती है। और बायोलॉजी के लिए मैंने आई कम्प्लीटली स्टिक टू द एनसीईआरटी। मैंने एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोशिश नहीं की, मैंने एनसीईआरटी को ठीक तरीके से पढ़ा, काफी रिविजन्स किए। ऑल्दो मेरा रॉट लर्निंग जो था वो पुअर था, बट स्टिल आई ग्रैब द थिंग्स बाय रीडिंग देम अगेन एंड अगेन मैंने काफी ज्यादा बार एनसीईआरटी को पढ़ा। तो दैट वाज द रीजन ऑफ हाउ आई मैनेज्ड द वर्क विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने बायोलॉजी की बात की, दैट्स ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में आपने डायरेक्टली टेक्स्ट को रीडिंग करी कि या कोई नोट मेकिंग का भी प्रोसीजर आपका रहा है? हाँ, देखिए द थिंग इज कि अगर जो नया स्टूडेंट 11th में आता है, इफ ही टेक्स द एनसीईआरटी, स्टार्ट्स विद अ पेंसिल एंड गोज विद द रीडिंग ऑफ दोस लाइंस, दैट इज डिफिकल्ट बिकॉज एनसीईआरटी वर्डिंग भी उतनी ज्यादा इजी नहीं है कि 10th के बाद ही स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी उठाएगा एंड कहेगा आई डोंट नीड दोस नोट्स, आई डोंट नीड एनीवन टीचर, कि मैं खुद एनसीईआरटी को कर लूंगा। दैट इज नॉट द राइट थिंग एंड दैट वोंट वर्क फॉर श्योर। तो होता क्या है कि जब स्टूडेंट 11th है, चाहे वो किसी भी सोर्स से पढ़े, एवरी सोर्स इज ए गुड सोर्स, जो भी जहाँ से भी वो पढ़ेगा तो काफी एक्सपीरियंस्ड होंगे वो टीचर्स, दे आर नॉट द स्टूडेंट्स, दे आर एब्सोल्युटली द टीचर्स। टीचर्स जो भी पढ़ाएगा, आई नोटेड दोस, आई मेड द नोट्स। तो उन नोट्स को समझ के मैंने एनसीईआरटी को भी समझा, बिकॉज पहले मैंने हर बार नोट्स को पढ़ा, फिर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ी। तो 11th-12th में मैंने पहले नोट्स को पढ़ा, उनसे समझा, मैंने नोट मेकिंग की थी हर एक चैप्टर की। तो उनको नोट्स को पढ़ने के बाद मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी। एनसीईआरटी को मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने अंडरस्टैंड किए थे, कुछ मैंने अंडरलाइन किए थे, कुछ हाईलाइट किए थे, और खुद से भी मैंने जो बची हुई जगह होती है एनसीईआरटी पेज पर, वहाँ भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, अभी तो गई बायोलॉजी की बात, we just talk about the chemistry and physics as well। जैसे वहाँ पे like केमिस्ट्री में वो नेमिंग रिएक्शंस का वो कॉन्सेप्ट रहता है, या फिजिक्स में फॉर्मूलाज का रहता है। आपका क्या प्रोसीजर था? उनको नोट मेकिंग करनी थी या कि डायरेक्टली आपने एनसीईआरटी वगैरह से? देखिए, जो भी सब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले समझने की जरूरत होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, तभी आपको आगे जाके कुछ आएगा। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, तो मैंने नोट मेकिंग भी की, मेरे पास अभी भी वो नोट्स अवेलेबल है। मैंने नोट मेकिंग की फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट मेकिंग करने के बाद हर किसी एक टॉपिक, हर किसी एक चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस की। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस करने के बाद होता क्या था कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ऑलमोस्ट एक कॉपी बनाई थी। उस पर मैंने क्या किया था कि हर एक चैप्टर के जो फॉर्मूलाज थे वो मैंने नोट की हुई है, मेकिंग इट ए फॉर्मूला कॉपी, जस्ट दैट आई कैन हैव अ रैपिड रिवीजन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और बिफोर अ टेस्ट। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने ये किया था। अब बात जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट आई फॉलोड द सेम ट्रेंड एज ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। दैट कि मैंने पहले नोट मेकिंग की, मैंने नोट्स पढ़ा, फिर मैंने क्वेश्चंस किए, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस करना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चंस मैंने किए, फिर मैंने उसमें एनसीईआरटी भी पढ़ी, वहाँ एनसीईआरटी को अंडरलाइन करके, ऑल्दो नोट मेकिंग नोट्स में मेरे ऐसे भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी थे, बट उनको पढ़ के इट वाज मच इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट रिएक्शंस ऑफ दोस एनसीईआरटी। तो दिस वाज हाउ आई मैनेज्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि वहाँ जो एंड स्पेशली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे।
मैंने वहाँ जो नेमिंग रिएक्शंस थी वो मैंने लिखी हुई थी, एक पेज पे मैंने लिखी हुई थी। हर एक चैप्टर के मैंने ऑलमोस्ट एक पेज बनाया था जहाँ मैंने वो पूरा लिखा हुआ था कि मैंने नेमिंग रिएक्शंस लिखी थी, वहाँ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उन्हें मैंने लिखा था। Coming back to the inorganic chemistry, that is almost same as of the biology. मैंने as said earlier कि मेरा रॉट लर्निंग पुअर था, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मेरा यही सेम इशू आता था कि रॉट लर्निंग मेरा पुअर होता था कि मुझे चीज़ें भूल जाती थी। जैसे मैंने बायो को किया कि मैंने वहाँ एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड फॉलो किया कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, और उसके बाद मैंने कभी कभार ये भी हुआ कि मैंने उसमें क्वेश्चंस किए। दैट वाज हाउ आई मैनेज इट में 3 सब्जेक्ट्स। अब बेटा बात यह है कि जैसे आपने सब्जेक्ट्स की बात की, जो आप क्लास 11th में आए, जो आपके बेसिक्स जो है, आपने डायरेक्टली हाई लेवल पे गए कि पहले बेसिक्स को क्लियर किया, और किस हिसाब से अपने बेसिक्स को स्ट्रीमलाइन करा? देखिए, अगर इफ यू हैव टू क्लाइंब टू द माउंटेन, दैट इज डिफिकल्ट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, so you have to start from the base. For anything you have to start from the base. Even if you go from the first floor to the second floor, you have to go upwards. You can't directly go from the high level. So हर एक student के लिए there are, that is least that a student can go to the genius level at the first. तो हर एक स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है कि वो पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट, इवन दो इफ वी see how the chapters are managed in the NCERT, those also go with the level कि पहले स्टार्ट करें फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और वो बेसिक मैथमेटिक्स, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, वो भी तो उसी लिहाज से हैं कि जब स्टूडेंट एक 10th से 11th में आएगा उसे पहले वो ग्रूमिंग वो मिल जाए, उसे वो पहले एनवायरनमेंट मिले पढ़ने का, ताकि उसे वो चीज़ें समझ आ जाएं, हाँ पहले वो जो बेसिक्स आता है। तो मैंने भी सेम ट्रेंड फॉलो की, मैंने भी वही बेसिक से पढ़ा, फिर गोइंग अगेन कि मैंने कभी कभार भी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते थे तो उनको मैंने सॉल्व किया। इवन एंड द मेन रीज़न इज कि डाउट सॉल्विंग, जब भी कोई क्वेश्चन, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी कि जो भी क्वेश्चन हम उठा लेंगे तो वो आएगा। मेरे भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस होते थे 11th-12th में जो मुझसे नहीं होते थे, इवन इफ आई ट्राइड देम 5 to 6 टाइम्स। तो डाउट सॉल्विंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जब भी हम बात करें इस 11th-12th जर्नी की। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शाय होते हैं, वो उन्हें वो मतलब वो बहुत डर जाते हैं डाउट पूछने से। मतलब वो जो जब डाउट्स गैदर हो जाते हैं, दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज अगर किसी एक चैप्टर में 5-10 डाउट्स आ जाते हैं, वो आप डाउट सॉल्व नहीं करेंगे, जिसकी भी हेल्प आप लेते हैं, टीचर और ऑनलाइन सोर्स और व्हाटएवर, तो अगर वो आप डाउट सॉल्व नहीं करते हैं तो वो कंपाइल हो जाते हैं, फिर उन डाउट्स को सॉल्व करना दैट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग, एंड इट इज मच इम्पोर्टेंट, इट इज नेसेसरी टू सॉल्व द डाउट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड सेम ट्रेंड मेरी थी कि मैं डाउट्स को सॉल्व करता आया हूँ। मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की है, बी फ्रॉम द 9th और 10th। मैं 9th और 10th में भी जब कभी कभार मुझसे कोई ये जो कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन मुझसे नहीं होता था, मेरे जो 9th-10th के टीचर्स थे वो मुझे हेल्प कराते थे, और सेम विद 11th and 12th मेरे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, आई वाज आस्किंग देम एंड दिस वे आई सॉल्व्ड माय ऑल डाउट्स टिल द नीट। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, ताकि हम इस वजह से यहाँ पे है, तो जो कमिंग स्टूडेंट्स है जो कि आगे जाके नीट के लिए अपेयर हो जाएंगे, जैसे आप 3 सब्जेक्ट्स है इस एनटीए के लिए नीट एग्ज़ाम देते हैं, जैसे फिजिक्स, केम और बायोलॉजी हमारी, हाउ यू डिवाइडेड योर टाइम? जैसे क्या आप डे वाइज कर लेते थे कि या दिन में डिस्ट्रीब्यूट करते थे टाइम को हर एक सब्जेक्ट के लिए, और ख़ासकर अब अगर कहीं पे भी पढ़ रहे थे, ठीक है बेटा, हाउ यू आर एबल टू मैनेज दैट इंस्टीट्यूशन एंड दिस सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइमिंग, आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन स्टूडेंट टू फॉलो माय ट्रेंड, एवरीवन ही हैज हिज ओन फैशन। हर कोई जो स्टूडेंट होता है उसका अपना अपना जो वे होता है। अब इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि कोई अगर कम टाइम देता है, कोई ज़्यादा टाइम देता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो ज़्यादा टाइम देता है वो आगे जाएगा। व्हाट मैटर्स इज हाउ योर ब्रेन इज कैप्चरिंग द थिंग्स, कितनी ज़्यादा चीज़ें आपने कैप्चर की है,
क्या क्या आपके दिमाग में गया है, दैट मैटर्स द मोस्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टिक करते हैं टू द बुक्स, बट एट द फाइनल द रिजल्ट इज नॉट द वे, दैट्स बिकॉज कि उतनी ही वही चीज़ें मैटर करती हैं जो आपके दिमाग में गई, जो आपसे होता है। तो फिजिक्स 11th में में कोचिंग हुई है, तो कोचिंग क्लासेस के बाद क्या होता था कि सबसे पहले आई यूज्ड टू रिवाइज द थिंग्स जो मुझे पढ़ाई जाती थी दिन भर, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग जो मुझे बताया मतलब पढ़ाया जाता था दिन भर, उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मेरे पास थे, जो भी बीट द मॉड्यूल्स, बीट द बुकलेट्स और बीट द बुक्स, तो वहाँ से ढूंढ के जो भी क्वेश्चंस उसके रिलेटेड होते थे वो मैं करता था, और जो मुझसे नहीं होता था उन्हें मैं फॉर श्योर उनको मैं सॉल्व कराता था फ्रॉम द टीचर कंसर्न। तो सेम विद केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरा यही था कि पहले नोट्स पढ़ के और फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ता था। अब ये है कि टाइम, हाउ टू मैनेज द टाइम ऑफ द डेली शेड्यूल, व्हाट मस्ट बी द डेली शेड्यूल। देखिए, अब स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेट नाइट में पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अर्ली उठ जाते हैं और उसके बाद सुबह पढ़ते हैं। इट इज़ कि देयर ओन चॉइस, इट इज़ देयर कम्प्लीटली ओन चॉइस, कि चाहे वो शाम को पढ़े और सुबह को पढ़े। एंड व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज कि उन्होंने दिन में कितना पढ़ा, चाहे वो सुबह पढ़ा हो या शाम को पढ़ा हो। फाइनली तो वही मैटर करेगा कि जो उन्होंने पढ़ा होगा। टाइम तो के सिलेक्शन के बाद ये तो कहीं लिखा नहीं है कि चाहे आपने सुबह पढ़ा हो या शाम को पढ़ा हो, लेकिन पढ़ना चाहिए कि दिन में जो टाइम है वो देना है बुक्स को। तो मोस्टली मेरा जो टाइम है वो इक्वल हुआ है, कंप्लीटली इक्वल। मैंने किसी एक सब्जेक्ट पे मतलब मैंने दो बाकी सब्जेक्ट्स के बाद कोई इनजस्टिस नहीं किया है किसी एक सब्जेक्ट को प्रेफर करके। मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीटली इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, तीनों सब्जेक्ट सेम पढ़ के, कि चाहे मैं अब किसी एक दिन उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था कोचिंग के बाद, या शाम को चाहे मैं फिज़िक्स करता था लेकिन सुबह टाइम के पे मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो करता, या कुछ ऐसे भी दिन रहे हैं शाम को बायो पढ़ा और सुबह फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड द सेम। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, कुछ बच्चे ऐसे भी है कि चले जी आज हमने नहीं पढ़ा, थोड़ा बिजी रहे, अब डे आफ्टर टुमारो या इस दिन पढ़ेंगे उस दिन पढ़ेंगे। इस चीज़ पे अगर आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, या फिर अगर ब्रेक वाइज कोई होता है, आज का हो गया कल करेंगे वो करेंगे, इस पे आप थोड़ा सा अगर बताएं तो। ये जो कभी कभार स्टूडेंट्स, इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, हम्म तो अगर मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि कल करेंगे, कल आ जाता है नेक्स्ट डे करेंगे, हम्म एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन, वेस्ट इज द मंथ्स। ओके। तो होता क्या है कि कंसिस्टेंसी इज अ की, is a key for the success. Hard work is there, and to some extent luck matters as well. To हम्म some extent, टू not सम much, एक्सटेंट, नॉट but to ऑलवेज। some extent luck matters as well. हम्म Hard work and consistency are the prime factors, but then after comes the luck. For a few percent of the luck matters. तो अब हर दिन पढ़ना इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो भी इस नीट के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स होते हैं, एंड देन द सीट्स आर लिमिटेड। यू नीड टू excel, you need to वर्क हार्ड। ओके। आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ना है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स है, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स, उन्हें पीछे छोड़ना है ताकि आप आगे रहें और फिर सेलेक्ट हो जाएं, बिकॉज हेयर नंबर ऑफ सीट्स बीइंग लिमिटेड एंड एस्पायरेंट्स बीइंग मच मोर दैन द सीट्स, जो रेशियो होता है वो बहुत काफ़ी होता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट, इफ़ वी वेस्ट सपोज अ डे, तो उस दिन में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, हाँ। मीन्स दोज ऑल स्टूडेंट्स दे आर अहेड गुड। ऑफ यू, वन स्टेप अहेड ऑफ यू। तो हम्म दैट मैटर्स कि अगर अब वो एक स्टेप, वो जो बाकी स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने उस दिन पढ़ा होगा जब आपने नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बीट मूड, बीट एनी अदर वर्क, और जो भी कुछ हुआ होगा, बिकॉज अप्स एंड डाउन्स दे आर इन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द लाइफ। ओके। तो उस दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, तो दोज ऑल स्टूडेंट्स दे आर अहेड ऑफ यू, दैट इज, तो दैट सेज कि हर दिन पढ़ना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दैट इज द कंसिस्टेंसी, हर दिन पढ़ना इज ए कंसिस्टेंसी। ओके। अच्छा बेटा, चूंकि ये एग्ज़ाम्स होते हैं, इट्स अ कंपटीशन दैट, एज आपने बताया लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे अपेयर होते हैं। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि हाउ यू आर एबल टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ, लाइक स्ट्रेस, समटाइम्स यू हैव एंजाइटी,
एंड मेंटल स्ट्रेस, आपने उस चीज़ को कैसे कोप अप किया? देखिए, जब मेरे 11th के एग्जामिनेशंस ख़त्म हुए थे, तो मिड 12th में कुछ हेल्थ इश्यूज हुए थे। हम्म, तो उन हेल्थ इश्यूज की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई। तो दिस वाज इन द एक्चुअली मिड 12th, हाँ, हम्म, जस्ट आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ, जब मेरे 11th के रिजल्ट्स आउट हुए थे, उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज हुए जिनकी वजह से देयर वाज अ गैप, हम्म, एंड हम्म, दैट गैप कॉस्टेड मी 1 year. That gap costed me 1 year. That was a health issue. हम्म, तो उस हेल्थ इशू की वजह से आई कुडंट दैट उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा 1 साल ज़ाया हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी टाइम लगा मुझे वो वापस वो रिदम मेंटेन करने के लिए। हम्म, वो जो मेरे पास जो एक रिदम आई थी, उसको वापस मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महीने लगे। लेकिन द थिंग इज़ कि जो भी, अगर उस वक्त शायद मेरे दिमाग में ये आया था कि अब हेल्थ इशू आया, इट हम्म, कैन बी एन एक्सक्यूज़ फॉर मी, अब मैं पढ़ना छोड़ दूंगा और आई कैन चूज द अनदर लाइन, नीट को छोड़ देता हूँ, तो हम्म, शायद आज सिलेक्शन नहीं हुई होती। बट विद द टाइम बहुत सारे ऐसे दिन ऐसे हुए हैं कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आई क्लोज द बुक्स, आई ओपन अगेन, आई क्लोज मैनी हम्म, फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months दिस ठीक। कंटिन्यूड, कि मैंने पढ़ने की कोशिश की बट आई कुडंट, हम्म, मैंने वापस बंद की, द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड अगेन बट आई कुडंट। हम्म, तो बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द टाइम मेरी हेल्थ भी सही होने लगी एंड आई स्टार्टेड अगेन। मैंने वापस किताबें खोलनी शुरू की, आई हम्म, स्टार्टेड विद द सेम रिदम, आई यूज इट द सेम मंत्रा, आई स्टार्टेड अगेन विद द वर्किंग हार्ड। और दिस इज वहाँ एक चीज़ ये हुई कि मैंने अपने मेंटल हेल्थ को, मैंने स्ट्रेस को मुझ पे हम्म, काबू होने नहीं दिया। शायद अगर उस वक्त ये हुआ होता कि मैंने ये स्टार्ट किया होता दोबारा, तो आज सिलेक्शन नहीं हुई होती। अब एग्ज़ाम चूँकि नीट 2025, दिस हम्म, वाज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट पेपर्स। ऑफ कोर्स। वहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, इवन माय कॉलीग्स, बहुत सारों का वहाँ जो मेंटल पीस है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, डिस्टर्ब। जिसकी वजह से दे कुडंट परफॉर्म हाउ दे वर एक्सपेक्टिंग। मैनी वर They were intelligent, many worked hard, although they were average, but they were in the competition ओके। because they had worked hard. बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका वो जो मेंटल पीस है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ आफ्टर लुकिंग एट द पेपर, हम्म, बिकॉज सिंस द पेपर वॉज मच डिफिकल्ट, हम्म, इट इज़ ऑब्वियस इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो वहाँ जो ही मैंने भी पेपर पकड़ा आफ्टर स्टार्टिंग विद द बायोलॉजी, हम्म, तो मेरे भी बहुत ज़्यादा जो, मतलब जो मेरा फोकस था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, हम्म, जिसकी वजह से मेरे भी कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए। अब वहाँ ये बात है कि जिन स्टूडेंट्स ने वो जो अपना रिदम, वो जो अपना फोकस जो था टुवर्ड्स द पेपर, जिन्होंने वो मेंटेन किया, उन्हीं की आज सिलेक्शन होगी। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो जिन जो कंपेटेबल थे, जो कि कंपटीशन में थे, जिनकी सिलेक्शन हो सकती थी फॉर श्योर अगर उनका फोकस रहता। दैट हम्म, इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ ना होती है, कॉन्फिडेंस की वजह से, फोकस की वजह से वो चीज़ आपकी ठीक हो सकती है। तो दैट इज़ कि स्टूडेंट्स नीड टू मेंटेन द फोकस बी इट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। अगर फोकस हट जाता है तो यू आर आउट ऑफ द रेस, बिकॉज चीज़ ये है कि जो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर फोकस थोड़ी देर के लिए भी हट जाता है तो यू आर आउट ऑफ द रेस। सो द स्टूडेंट्स जो अब नीट देने वाले हैं, दे नीड टू मेंटेन दैट फोकस, दे नीड टू हम्म, बी मच डिसिप्लिन, दे नीड टू बी मच, दे हैव टू कीप दैट गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स हम्म, दैट गोल। ठीक। अच्छा बेटा, व्हाट अबाउट पर्सनल गोल्स, जैसे आपके अपने थे ना, क्या पहले से ही आपका ये प्लान था कि फ्यूचर में डॉक्टर बनना, या कि कोई और प्लान भी था? जैसे फर्स्ट प्लान आपका ये था, लेकिन आपका कोई सेकंड प्लान था बिसाइड्स नीट वगैरह तो? देखिए, एक चीज़ है, जब मैंने आपको पहले ही कहा कि द स्टूडेंट्स नीड टू बी डिसिप्लिन, हम्म, उसमें एक बात एक और ऐड करनी है कि जब भी हम अपने स्कूल्स में देखते हैं हम्म, और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु लैक द रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर। ओके। मैंने भी बहुत सारे ऐसे देखे हैं, चाहे मेरे स्कूलिंग में 10th तक या हम्म, फिर कोचिंग में।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु लैक द रेस्पेक्ट, हम्म बट आई पर्सनली बिलीव कि जो स्टूडेंट चाहे इवन दो वो एवरेज ही क्यों ना हो, हम्म इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ आई एम स्टिल एन एवरेज स्टूडेंट, हम्म तो जो भी एवरेज स्टूडेंट, चाहे वो जीनियस हो, एवरेज हो, गुड हो, बैड हो, वट एवर रिगार्डिंग द स्टडीज, हम्म एक मस्ट चीज जो है दैट इज द रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर। हम्म देखिए, हजरत अली हैज कोटेड कि जिसने भी मुझे एक लफ्ज पढ़ाया वो मेरा आका करार पाया, whoever हम्म has taught me a word is a god to me, एब्सोल्युटली just because के यहाँ हमें जो चीज़ नज़र आती है दैट इज़ द रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर मेंटर, दैट इज़ द हम्म रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द टीचर। आई पर्सनली बिलीव कि द वन हु रेस्पेक्ट हिज मेंटर और हर हम्म मेंटर और टीचर, चाहे कोई भी फील्ड हो, ही हम्म और शी विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर, बिकॉज मेंटर, यही मतलब पेरेंट्स के बाद हम्म आप अपनी जो लाइफ है वो इन्हीं के हाथ में देते हैं, हम्म टीचर्स हु ग्रूम यू वेल, बिकॉज जब अगर फर्स्ट से 10th तक बात करें, मोस्ट ऑफ द आवर्स यू स्पेंड इन द स्कूल जहाँ आपके टीचर्स होते हैं, फिर कुछ ही घंटे होते हैं जब आप पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो रहते हैं विद द टीचर्स, सो दे बिकम योर सेकंड पेरेंट्स, हम्म वी नीड टू रेस्पेक्ट देम, वी नीड टू फॉलो देम, सो एब्सोल्युटली द सक्सेस विल कम। ओके। अच्छा, एक और बात, चूंकि माशाल्लाह आपने क्वालिफाई तो किया है, कोई रिकमेंडेशन, जैसे बहुत सारे बच्चे जो ही क्लास 11th या 12th इनफैक्ट नीट में चढ़ जाते हैं, दे सर्च फॉर स्टडी मटेरियल या सम बुक्स, कोई ऐसी आपकी पर्सनल व्यू जो आप बच्चों को रिकमेंड करना चाहते हैं कि या जो आपने खुद कंसल्ट की है, जिसकी वजह से आपने राइट नाउ नीट क्वालिफाई किया है, एनी सजेशंस फॉर स्टूडेंट्स, मतलब। देखिए, जब 11th में एक स्टूडेंट आता है तो ही स्टार्ट्स टू कंपाइल दोज बुक्स, हम्म बहुत सारे बुक्स लाता है, बहुत सारी स्टडी मटेरियल लाता है, बट एट द टाइम कि जब जब टाइम हो जाता है फिर उन बुक्स को खोलने की भी ज़हमत नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि टाइम नहीं मिलता है। नहीं मिलता। यहाँ से काफ़ी प्रेशर बढ़ जाता है, बीट ऑफ द टेस्टर्स, बीट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस और द अदर थिंग्स। सो व्हाट मैटर्स इज कि कितने रिविजन्स तुम एक ही सब्जेक्ट को कर लोगे, हम्म कितने रिविजन्स तुम एक ही मटेरियल को कर लोगे, दैट मैटर्स मोर। हम्म अब अगर कोई एक स्टूडेंट है, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारा मटेरियल पढ़ता है, ओके, तो उस बहुत सारे मटेरियल को वापस रिवाइज करने के लिए ही नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स। जबकि वो तो होता नहीं है। जब स्टूडेंट 12th में आता है उसे 11th भी पढ़ना होता है और अपना 12th भी पढ़ना होता है, बिकॉज दिस इज द बायोलॉजी और इवन द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो भूल जाते हैं। तो हुँ, इवन जब स्टूडेंट 12th में होता है उसे 11th भी पढ़ना है, अपना 12th भी पढ़ना है, यहाँ से दिमाग में रखना है, यहाँ से कमिंग बोर्ड्स है, कमिंग नीट है, दीज ऑल थॉट्स विल गैदर, एंड जब अगर वो स्टूडेंट उन हुँ, हुँ, थॉट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, दैट लीड्स टू द स्ट्रेस, दैट लीड्स टू द डिस्टर्बेंस, दैट हुँ, लीड्स कि वो इस रेस से हट जाएगा। तो जितना एक स्टूडेंट को चाहिए, ही मस्ट स्टिक टू वन सब्जेक्ट, ही मस्ट हुँ, स्टिक टू वन मटेरियल, ओके, चाहे मटेरियल कोई भी हो, किसी भी कोचिंग का हो, कोई भी बुक हो जो मतलब अच्छी खासी हो, हुँ, हुँ, जो रजिस्टर्ड हो बुक हो, मतलब मटेरियल किसी से भी कर लो, सिलेक्शन तो होगी इफ यू स्टिक टू वन वन मटेरियल। मटीरियल, देखिए, बुक तो जो ऑथर्स होते हैं वो सब सही होते हैं, हुँ, बुक्स तो हुँ, सब सही है, मटेरियल सब सही है, बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि तुम उस मटेरियल को कितना यूज़ करते हैं। यूज़ कर लेते हैं। जितना उस मटेरियल को यूज़ कर लेंगे उतना वो वापस हमें रीपे करेगा, हुँ, हुँ, बाय गिविंग ए सिलेक्शन और व्हाट। तो यही इम्पोर्टेंट है कि एक मटेरियल पे स्टिक करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट हुँ, थिंग दैन द गोइंग टू रूमिंग फॉर द अदर दिस मटीरियल मटेरियल्स। दैट इज़ ठीक। अच्छा बेटा, लास्ट में हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपने क्वालिफ़ाई किया हुआ है। अब आप रिकमेंड कैसे, मतलब जैसे गाइडेंस जो कि कमिंग 2026 में नीट वाले होंगे, 2 टाइप्स के वहाँ पे एप्लीकेंट होंगे। वन इज़ जो होंगे न्यू कमर्स होंगे, और जो क्या बोलते हैं ड्रॉपीज़ होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी ड्रॉपीज़ है कहीं न कहीं वो मेंटल एंग्जायटी का शिकार होते हैं, क्योंकि कभी-कभार पॉइंट से छूट जाता है, 2 पॉइंट से या पॉइंट 0 पॉइंट से छूट जाता है। आपकी उनके लिए क्या रिकमेंडेशन एंड गाइडेंस रहेगी? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नीट 2025 का पेपर देख के
उनके दिमाग में अभी भी होगा कि हम्म, if the same trend follows the year 2026 then it might be much difficult for us to qualify. बट द थिंग इज कि चाहे पेपर इजी आए या पेपर टफ आए, सिलेक्शन उन्हीं की हो जाती है हु वर्क हार्ड। देखिए हम्म, इस साल जो पेपर इतना ज़्यादा टफ होने के बाद सीट्स तो उतनी ही रही हम्म, जितनी पिछले साल सीट्स थी। डॉक्टर्स तो 2024 में भी उतने ही बने जितने इस साल बने। तो हुआ क्या, इस साल कौन सिलेक्ट हुए? जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी की थी, हम्म, जो डिसिप्लिन थे हम्म, टुवर्ड्स देयर गोल, जिनका जो एटीट्यूड था काफ़ी सही था, हम्म, जिनकी जो ड्यूरिंग दी पेपर जो जो 3 घंटे थे हम्म, उस दौरान दोज उन्हीं की सिलेक्शन हुई हु मेंटेन देयर फोकस टुवर्ड्स द पेपर, जो डिविएट नहीं हुए आफ्टर जिन्होंने उन्हें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखे। बिकॉज समटाइम्स ये होता है कि अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इन द पेपर तो हमारा ध्यान हट जाता है। सही, इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे आई स्टार्टेड विद द बायोलॉजी हम्म, इन माई नीट पेपर। तो ऑल्दो ये माइंड में होता है कि फॉर द सिलेक्शन यू नीड टू स्को परफेक्ट फॉर इन द बायोलॉजी, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री में तो रह जाते हैं कुछ क्वेश्चन सही, जो हमसे नहीं होते हैं। तो बायोलॉजी को अटेम्प्ट करने के बाद ऑल्दो यहाँ से काफ़ी टाइम हुआ था, हम्म, तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझसे नहीं हुए थे। इवन मेरा डाउट भी था कुछ क्वेश्चंस पे। हम्म, लेकिन हुआ क्या, आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, देन आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में तो बायोलॉजी से भी ज़्यादा ही ऐसे क्वेश्चंस थे हम्म, जो मुझसे नहीं हुए। एंड माई सीरीज वॉज आई गेस 45। हम्म, तो उसमें जो फिजिक्स के जो पहले क्वेश्चंस थे मुझसे नहीं हुए। हम्म, तो अगर शायद उस वक्त मेरा ध्यान हट जाता, मेरा जो फोकस था वो अगर शायद हट जाता, तो हम्म, पेपर शायद मुझसे नहीं हो जाता। नहीं होता, लेकिन मैंने उन 3 क्वेश्चंस को छोड़ दिया। मैं 45 क्वेश्चन नंबर 45 ऑफ द फिजिक्स मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, वो मुझसे हुए। तो हम्म, फिर वहाँ पीछे से ही आके मैं फर्स्ट तक आया, 45 टू द फर्स्ट। तो जो जो क्वेश्चन मुझसे हुआ मैंने किया, जो जो क्वेश्चन हुआ मैंने किया, और जो मुझसे नहीं हुआ मैंने उसे छोड़ दिया। तो दिस इज हाउ मेंटेन माई फोकस हम्म, ड्यूरिंग दोज 3 आवर्स इन द नीट एग्जाम हॉल। हम्म, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हुए होंगे जिनका ध्यान उस वक्त हट गया होगा, चाहे वो बीट द वन रीजन, या उन्हें कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया होगा, लगा होगा किसी और ने किया तो मुझसे नहीं हुआ, तो ध्यान हट गया एंड द सिलेक्शन गोज। बिकॉज ये उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है उस एग्ज़ाम हॉल में कि अगर एक क्वेश्चन के साथ भी 5-10 मिनट लग जाएं तो इट इज़ ईजी, बट 1 मिनट फॉर वन क्वेश्चन इट इज़ जस्ट अ वेरी लिटिल टाइम। वी नीड टू बी मच एक्यूरेट, वी नीड टू बी, मतलब काफ़ी टाइम कम देना है हर एक हम्म, क्वेश्चन को। तो अब जो 2026 में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो दे नीड टू कीप द फ्री माइंड। बिकॉज हम्म, अगर वो इस वक्त ये सोचेंगे 2025 में डिफिकल्ट पेपर आया, हम्म, यही ट्रेंड फॉलो होगी, हम्म, हमारे लिए मुश्किल है, तो फिर तो दे आर आउट ऑफ द रेस पहले ही। of course, अब जो इस साल मतलब कट ऑफ के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर इन द कंपटीशन बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल जो सिलेक्ट हुए। ठीक, बिकॉज वहाँ जो फिर वो 5-6-7 मार्क्स की जो डिफरेंस आ जाती है, आई बिलीव देर इज हार्ड वर्क, there is consistency, but sometimes luck matters as well, because not much ke you are in the range of हम्म, 300 and 600, that's a huge gap, but those ones who are close, तो select luck easy, can be a factor to them, I say हम्म, can be a factor to them, so they need not to be disappointed. अब that is personal choice whether those students who are around the cutoff, whether they will go back with an again with a NEET, or हम्म, they will start or any other course. But the हम्म, thing is, they are in the competition, they have worked hard, so this hard work will pay them, be it today or be it tomorrow, because the thing is hard work pays off. सो अब 2026 में जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स है, द वन हम्म, जिन्होंने अभी नीट का कोई अटेम्प्ट नहीं दिया है, ऑल्दो वो एडवांटेज में होते हैं एज कम्पेयर टू द ड्रॉपीज, बिकॉज उनका माइंड फ्रेश हो जाता होता हम्म, है, उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता है ईयर ज़ाया होने का। बट कंपेयर टू दोज जो ड्रॉपीज होते हैं, उन्हें दिमाग में मतलब काफ़ी ज़्यादा थॉट्स होते हैं। थॉट्स होते, पहले ही ये कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर एक और साल ज़ाया, अगर ऐसा हुआ तो फिर एक और ईयर ज़ाया होगा। बट बात ये है कि देखिए, डेस्टिनी दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स। हम्म, हमें उसी चीज़ की बात करनी है जो हमारे हाथ में होता है, दैट इज़ हार्ड वर्क। देखिए,
अगर हम पहले ही बिफोर द हार्ड वर्क रिजल्ट का सोचेंगे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज रिजल्ट तो नो वन नोज बिसाइड्स अल्लाह। रिजल्ट तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो वाई टू थिंक ऑफ द रिजल्ट बिफोर बिफोर वर्किंग हार्ड। सो जी पहले व्हाट मैटर्स दीज डेज इज द हार्ड वर्क, फिर रिजल्ट तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, एंड दैट्स नॉट इन आवर हैंड्स। तो ड्रॉपीज के लिए ये मैसेज है कि उन्हें इस खौफ, ये जो डर रहता है उनके दिमाग में कि अगर सिलेक्शन ना हुई तो ये एक साल बेजाया होगा, दे नीड टू लीव दिस, बिकॉज वंस दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स, कि वो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको भी उन्हें पीछे पीछे छोड़ना है। उन्हें इस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है, उन्हें इस तरीके से मेंटल स्टेबिलिटी रखनी है, उन्हें इस तरीके से वो जो फोकस है, मेंटल पीस है, उसको डेवलप करना है। दे नीड टू बी मच स्ट्रॉन्ग देन एज दैट ऑफ द फ्रेशर्स, बिकॉज इट इज जेन्युइन कि जो उनका एक साल एक अटेम्प्ट हुआ होता है या एक साल हुआ होता है, उनके दिमाग में काफ़ी थॉट्स आते हैं, उन्हें काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो द थिंग इज दे हैव टू बी मच स्ट्रॉन्ग, दे हैव टू डेवलप देयर माइंड, दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इवन इफ दे एक्सपेक्ट द बेस्ट। ओके वन लास्ट क्वेश्चन इज दैट, क्योंकि अब आप तो सिलेक्ट हुए हैं, फ्यूचर में आप ऑफ कोर्स डॉक्टर तो हैं ही आप, तो आपका फ्यूचर में क्या गोल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू योर पेशेंट्स या विद रिस्पेक्ट टू अदर्स एज वेल? तो देखिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी अ गुड डॉक्टर, एंड जैसे मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान टू बिकम नीट क्वालिफाई, तो जैसे मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है फॉर वट एवर द नीट वांट्स, वट एवर द एग्ज़ाम वांटेड फ्रॉम मी। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उस सर्विस के दौरान भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। व्हाट माई सर्विस वांट्स, व्हाट द पैशन, व्हाट द that occupation of being a doctor wants from me, I will try my level best to do that all. ओके थैंक यू बेटा, आज Thanks a lot, आपने sir. टाइम दिया। Thank तो you, sir. डियर व्यूवर्स, आज आपने देखा कि यहाँ पे हमें एक ब्राइट स्टूडेंट आए तो जिन्होंने अपनी क्योंकि इस साल 2025 में इन्होंने अपना नीट क्वालिफाई किया है, तो हम इसी के बारे में इनसे पूछ रहे थे कि इनका ट्रेंड क्या रहा है, इनका प्रोसीजर क्या रहा है, ताकि ये इस साल का 2025 का नीट क्वालिफाई कर चुके हैं। आई होप कि जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में होंगे दे नीड नॉट टू वरी, या खासकर मैं ड्रॉपीज़ की बात कर लेता हूँ बीइंग एज फैकल्टी। तो ये चीज़ आप याद रखें, नेवर एवर ट्राई टू लेट द स्ट्रेस टू बी सुपर इम्पोज्ड ऑन यू। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग जो इन्होंने यहाँ पे बताई, डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड अप्लाई बेसिकली फॉर यू। ओके, थैंक यू।